Hello everyone. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. In the previous session, हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखा था इन्फ्लेशन एनालिसिस का। आज हम उसमें थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। और आज प्रैक्टिकल भी समझेंगे। कल हमने ये चीज सीखी थी कि ये जो हाइपोथेसिस है वो कैसे फॉर्मेट होगी, है ना? फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस कैसे हम डेवलप करेंगे, क्या स्टेटमेंट होगा, ये सब हमने कल देखा था। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके हाइपोथेसिस कैसे हम डेवलप करते हैं। कल मैंने आपको एक मेथड बताया था कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड है, एक पी वैल्यू मेथड। कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड हमने देखा था कि जो 1.96 और 2.58 जो मैंने वैल्यू दी थी, आपको याद है? कुछ करवाया था क्या मैंने? सर, हाँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड से हमें हाइपोथेसिस की क्रिटिकल वैल्यू निकाल के उसके आगे कोई पॉइंट जाता है तो वो रिजेक्ट होता है। मुझे कुछ पता है ना? कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड जो होता था उसमें हम सेगमेंट में देखते थे नीचे उस पर्टिकुलर स्केल में कि वो रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। और पी वैल्यू मेथड में हम बात करते हैं रीजन की। मैं आपको दोनों के डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहाँ मैं सीधे कोई भी एक स्केल ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल। टी टेस्ट हो जाता है, जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो मैंने एक जी डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल ले लेते हैं। एक्स नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ 0 होगा, उसमें यहाँ 1 है मान लो, यहाँ कहीं 2, व्हाट इज यदि मेरा जी वैल्यू कैलकुलेटेड ये 1.96 है, ये वैल्यू 5% अल्फा पे, अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, 5% अल्फा पर मेरी यूसीएल है, अपर कंट्रोल लिमिट। व्हाट इट, ऐसे ही लेफ्ट साइड में ये
-1.96 लोअर कंट्रोल लिमिट। यहां समझ में आया? यहां तक ये एक फिक्स वैल्यू कांस्टेंट है जी टेस्ट। अब टू टेल में इसका मतलब ये है, ये मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं, सेगमेंट यानी स्केल पे। तो जो भी वैल्यू आपकी जी की या टी की, जी की वैल्यू जो भी इससे ज्यादा होगी या इस वाले से कम होगी, तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आए? यस सर। है ना? मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको, 2.58, है ना, जो कि 1% पे होता है। ओके, ये होता है 1% एल्फा। तो यदि हम 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कोई हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं और उसका वैल्यू इससे ज्यादा है तो रिजेक्ट होगी 2.58। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड, बट इट, यहां तक समझ में आए? हम्म। ये हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बहुत एक चीज बताता हूं कि एक जी टेस्ट होता है, एक टी टेस्ट होता है। दोनों नॉर्मल पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज होते हैं। तो आजकल जी टेस्ट यूज ना करके हम टी टेस्ट को ही यूज करते हैं। तो मैं पहले आपको दोनों का डिफरेंस बताऊं। स्कोर में बात नहीं। ये फिगर आपको दिख रहा है? ठीक है। अब यहाँ ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो ग्रीन कलर है, ये जो कर्व है सबसे ऊपर वाला बेल से, ये जी डिस्ट्रीब्यूशन का है। और ये जो ऑरेंज कलर है 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि जो डेटा है वो 11 डेटा पॉइंट्स। कितने हैं? 11, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता। तो ये जो है डेटा साइज जो है 11 है। टी विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 3 का डेटा साइज है, और ये 2 का डेटा साइज है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इट? तो आप देखेंगे कि जो ग्रीन वाला है, जो ज्यादा ऊपर तक गया है, तो नीचे भी वो कम रीजन दे रहा है। यदि आप ऊपर से इसको कंप्रेस करेंगे, थोड़ा सा आपने डाउन किया, तो वो यहाँ से फैल जाएगा। व्हाट इट? अंडरस्टैंड? यस सर। और आपने कंप्रेस किया, ब्लू वाला देखिए और फैल गया इधर, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ फैल रहा है, इधर फैलता है, तो ठीक है, स्केल पे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना? स्केल पे जो आपका
5% वाला जो पॉइंट है वो स्विच होगा, होगा कि नहीं होगा? बट इट, पर इसके पीछे बेसिक चीज क्या है, इसके अंदर का रीजन। तो आप 5% रीजन की बात करें, वो स्केल कहीं भी जाए, रीजन तो हम 5% ही ले रहे हैं ना, नहीं? हम कहीं भी लें वो 5% ही रीजन आ रहा है ना। बात क्लियर हो रही है? पी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ। पी वैल्यू रीजन को रिप्रेजेंट करती है। एक और मेथड होता है पी वैल्यू का। पी वैल्यू में हमें ये 1.9, 1.96, 2.58 ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है ना। तो जैसे अपन देखें, एक सेकेंड, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए टी वैल्यू कितना दे रही है, कितना दे रहा है? 2.262. 5%। जबकि जी वैल्यू की मैं बात करूं, या आप याद रखिएगा टी वैल्यू 2.262। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ लिख ही देता हूँ टी पे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक ही बात है। 2.5, 2.26, ये आपका टी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, टी। ठीक है, अब मैं जेड वैल्यू देखता हूँ। कितना आ रहा है, कितना है भाई? 1.960. है ना, तो मैंने 1.96 ही लिखा था इसके पहले भी, या ठीक है, क्लियर। ये जी स्क्वायर में क्या लिखा था मैंने, 1.96, 95% पे, क्लियर। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। लोग क्या करते हैं कि टी टेस्ट में भी ये मान लेते हैं कि 1.96 जो है वो यूसीएल है, जबकि टी टेस्ट में यूसीएल होता है 2.262, है ना। अब ये स्केल पे तो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि कर्व ऊपर नीचे होता है, कर्व की जो कर्टोसिस है वो चेंज होती है। कर्टोसिस यानी जो हिप होता है उसका वो चेंज होता है। तो स्केल पे क्योंकि सिकुड़ता है, फैलता है, तो वो आपका रीजन जो है, हमें तो 5% चाहिए रीजन। तो 5% रीजन के कारण ये कभी सिकुड़ेगा तो नेचुरली आगे पीछे वैल्यू होगी कि नहीं होगी, होगा ना स्केल पे। पर रीजन तो 5% ही है ना। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि आप 5% जो रीजन आपके पास है वो रिजेक्शन का है। रीजन शो करता है ये एरिया, व्हाट इट, अंडरस्टैंड। Yes. तो आजकल हम लोग ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि कहां तक हम ये वैल्यू देखें टेबल में और ये सब करें। तो हम लोग मेथड यूज करते हैं पी वैल्यू वाला। तो पी वैल्यू वाला मेथड सभी स्केल पे सेम चलता है, क्योंकि हमारा रीजन की बात है। तो हमें कुछ नहीं करना है, चाहे वो टी टेस्ट हो, चाहे वो जी टेस्ट हो, चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट हो, चाहे कोई भी फलाना टेस्ट हो।
हम हमेशा यदि 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5% अल्फा जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम बोलते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। यदि हमारा पी वैल्यू स्मॉलर देन 0.05 होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 5% के रीजन में चला गया। गॉट इट? ये पी कैलकुलेट वैल्यू है जो आपने कैलकुलेशन करा है स्पिनिंग के लिए। गॉट इट? यदि आपका पी वैल्यू कैलकुलेट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 हुआ तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब इस वाले रीजन में। गॉट इट? ओके, यहां तक समझ में आया भाई सबको? सीरियस समझ में आया? Yes, sir. ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना, हमें क्लास इंटरवल वाले मेथड पे जाना ही नहीं है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, उसमें कहां तक वैल्यू याद रखोगे आप? तो पी मेथड को पकड़ के चलो और वो हर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। व्हाट इट? हाँ जी, ये तो सर पहले जो अपन ने सीखा है वही है ना? वही है, वही। मैं उसी को एक बार इसलिए रिपीट करूं, ये चीज दिमाग में बैठना चाहिए। बात समझ में आ गया आपको यहां तक? ये चीज आप नोट डाउन कर लें, बस इतना पोर्शन ये मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको आप लिख लें, क्योंकि इसी से हमारा डिसीजन होगा कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही तो ये यूनिवर्सली हमेशा ट्रू है? है। यूनिवर्सल ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। हाँ, 99% कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे या मतलब ये हुआ कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% की बात करेंगे तो वहां कुछ नहीं है, खाली ये वैल्यू चेंज होगा 0.01। व्हाट इट? रिजेक्ट के लिए हो जाएगा। और P कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.01 एक्सेप्ट के लिए हो जाएगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है बस। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि छोटे होने पर रिजेक्ट होगा या बड़े होने पर रिजेक्ट होगा। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन? या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन। ठीक है, हो गया? मैं आगे बढ़े? सर मतलब अगर आप ग्राफ में जाते हो तो ये बीच वाला जितना पोर्शन है वो पूरा ही रिजेक्शन वाला पोर्शन है? बीच वाला कहाँ है? बीच वाला तो एक्सेप्टेंस वाला है भाई। 5% रीजन तो इधर होगा ना हमारा, ग्रेटर रिजेक्शन। देन? तो हम क्या बोल रहे हैं? P इज स्मॉलर देन 0.05, तो स्मॉलर देन में ये इस रीजन में गया ना, 5% के अंदर अंदर। भाई नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट यहाँ होती है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है 95%। ग्रेटर देन 0.05? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। समझ में आ गया? ये लिखा है ना मैंने। हाँ, बट वो उसको प्लॉट कहाँ पर कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा मुझे ग्राफ। देखिएगा, ये जो है ये 95% मेरा रीजन है, हाँ, और ये मेरा मिला के दोनों 5% रीजन, मतलब 0.025 यहाँ है और 0.025 यहाँ है। समझ में आ गया? हाँ। तो ये 5% मेरा रीजन है। यदि इसके अंदर कहीं जाएगा, इतना ही रीजन कवर कर रहा है 0.05 से कम, है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्शन रीजन है। अब समझ में आया? हाँ, एक्सेप्टेंसेस वो बीच का ही पोर्शन बीच का होता है एक्सेप्टेंस नल हाइपोथेसिस। देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते वक्त कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना? तो वो जो मैंने ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, है ना, इक्वल टू वाला जो कंसेप्ट है, उसके हिसाब से जब डिसाइड करेंगे तभी ये इस रीजन में बैठेगी। नहीं तो आपने गलत डिसाइड कर लिया, आपने अल्टरनेट को यहाँ बिठा दी हो फॉर्मेशन में, तो गड़बड़ हो गया ना, उल्टा हो जाएगा ना आपका रिजल्ट। हो जाएगा कि नहीं?
इसलिए मैंने वो चैप्टर को थोड़ा लंबा खींचा था पिछले सेशन, है ना, जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे। ठीक, यहां तक समझ में आया? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आजकल क्या करते हैं हम, जी टेस्ट ना उपयोग करके, क्योंकि हम पी वैल्यू के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं, रीजन के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं, तो हम जी की जगह टी टेस्ट को ही कंसीडर करते हैं। रीजन तो वही 5% है ना, चाहे जी से चलो चाहे टी से चलो। क्लियर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं। टी पहले होता था स्मॉल सैंपल के लिए, कम सैंपल है आपके पास, 30 तक के सैंपल साइज के लिए हम वहां यूज करते थे, क्योंकि हमें इस वैल्यू पे डिसाइड करना पड़ता है क्लास इंटरवल। अब हम क्लास इंटरवल को छोड़ दिए हैं, हम पी वैल्यू पे डिसाइड करते हैं। तो पी वैल्यू पे तो रीजन तो सेम होगा, 5% तो 5% ही रीजन होगा। इस स्केल वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे 2.262, जैसे जैसे आप मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, है ना, पर रीजन नहीं चेंज हो सकता। 5% फिक्स है, 5%, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे अल्फा 5% ही होगा। व्हाट इट? तो आजकल जी टेस्ट का उपयोग नहीं होता है, टी टेस्ट का उपयोग होता है। क्लियर? Yes, ये मेरा कहने का मतलब है। हम आगे आते हैं। तो आजकल हम पी वैल्यू मेथड लेते हैं, ना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड। ओके, अंडरस्टैंड? yes. अब हम बात करते हैं टेस्ट के एजम्पशंस के बारे में, थोड़ी सी बात करें। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में सबसे पहला हमारे पास कुछ एजम्पशंस होते हैं टेस्ट के लिए, वो एजम्पशंस पे फिर बैठेंगे तभी हम वो टेस्ट करेंगे, है ना। और पैरामेट्रिक टेस्ट के बहुत से एजम्पशन हैं। यदि उस एजम्पशंस में कोई चीज आपका डेटा फिट बेटर होगा तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉन पैरामेट्रिक पे स्विच करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं? Yes, sir. सबसे पहला जो एजम्पशन है वो नॉर्मलिटी का एजम्पशन है, क्योंकि आपने देखा कि जो मैंने कर्व बताया आपको टी टेस्ट में, जी टेस्ट में, कैसा कर्व है? नॉर्मल कर्व है। बेल शेप कर्व बताया था मैंने आपको अभी। तो नॉर्मलिटी का एजम्पशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, वो डेटा नॉर्मल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट यूज करते हैं, सेफ्रियो विल्क टेस्ट करके होता है, उसके द्वारा हम उसकी नॉर्मलिटी चेक करते हैं पहले। ठीक है, हम डायरेक्ट टेस्ट नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट हाइपोथेसिस के हिसाब से टेस्ट नहीं लगा रहे, जी टेस्ट या टी टेस्ट, हम सबसे पहले नॉर्मलिटी चेक कर रहे हैं। गॉट इट? पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास डेटा होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लिकट टाइप स्केल नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनल डेटा नहीं चलेगा। व्हाट इट? दूसरा एजम्पशन, कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, रेशियो या इंटरवल। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. तीसरा एजम्पशन जो है वो ये है कि डेटा में होमोसिडास्टिसिटी, मतलब वेरिएंस कांस्टेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। यदि दोनों दो सैंपल हैं आपके पास तो दोनों सैंपल के वेरिएंस डिफरेंट होने चाहिए, जैसा कि यहां लिखा है इस वाले, परफॉर्म वेल व्हेन स्प्रेड ऑफ ईच ग्रुप इज डिफरेंट। ठीक है, तो होमोसिडास्टिसिटी की बात कर रहे हैं हम, वेरिएंस की बात कर रहे हैं कि वेरिएंस जो होना चाहिए दोनों डेटा का डिफरेंट होना चाहिए। दो सैंपल यदि आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के वेरिएंस जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, होमोसिडास्टिसिटी।
जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग करेंगे। एक और पॉइंट है, दो तीन हो गए। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नोट कर लीजिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दूसरा होमोसिडास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। तीसरा हमने बात करी कि इंटरवल और रेशियो स्केल होना चाहिए, ठीक है। ये तीन एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, फिर नहीं तो हम नॉन पैरामेट्रिक पे जाएंगे। यदि वन सैंपल टी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो एक सैंपल में हमें फिर या तो पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम होने चाहिए, ठीक है, तब हम इसका उपयोग करेंगे। और सैंपल जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी एक assumption है। दोनों सैंपल स्वतंत्र होना चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक सैंपल दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एजम्पशन है, 3 से 4 एजम्पशन, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। चार एजम्पशन नोट कर लें आप। पहला एजम्पशन है नॉर्मलिटी ऑफ डेटा। दूसरा एजम्पशन से कंटिन्यूस, पहला एजम्पशन ये मान लें कि कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए, ठीक है, इंटरवल या रेशियो वाला। दूसरा एजम्पशन नॉर्मलिटी, है ना। तीसरा एजम्पशन मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट वाला जो था वो तीसरा था कि सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, है ना। जो यदि दो सैंपल की बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट लिख लीजिए। और चौथा होमोसिडास्टिसिटी, मतलब कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। ये चार चीजें यदि आपकी फुलफिल कर रहा है कोई डेटा, तो ही आप पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाएंगे। तो ये लास्ट वाला समझ नहीं आया मुझे। होमोसिडास्टिसिटी का बताता हूँ। मान लीजिए मैंने मीन निकाला डेटा का, ये मेरा डेटा है, वाई एक्सिस पे वैल्यूज हैं डेटा की। मान लो एज है ना। तो एज मैंने यहाँ लिखी हुई है 5 years। ओके, उसका मीन ये आया कहीं पे, जो लोग हैं उस क्लास में, या मतलब उस कहीं भी किसी इवेंट में उनकी एज, उसका मीन ये है। अब वो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ संख्या है, गॉट इट, अलग अलग लोग हैं, एक दो, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, उनके आईडी अपन ने जो भी है, नाम जो भी ले सकते हैं। अब उनकी जो एज है, इसकी एज इतनी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में आएगा। इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है ना। इस प्रकार से डेटा है। मैं एक हाइपोथेटिकल आपको बता देता हूँ। तो यदि ये दोनों तरफ मीन के सेम प्रकार से स्प्रेड है, ये स्प्रेड हुए कि नहीं सेम प्रकार से, देखिए आप है स्प्रेडनेस इसकी, देखिए मीन के दोनों तरफ। तो ये कांस्टेंट वेरिएंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
ओके इसी को हम होमोसिडास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे कंसेप्ट? हाँ, यदि मान लो मेरा डेटा ऐसा हो, तो ये कांस्टेंट वेरिएंस हुआ क्या भाई? मीन के दोनों तरफ एक जैसा फैला है क्या ये? नहीं फैला ना, तो ये कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है। इस तरह के डेटा पे कभी भी पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं करना है। ओके लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग रिसर्च वाले, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने नॉर्मेलिटी चेक करी हो, उन्होंने होमोसिडास्टिसिटी चेक करी हो, ठीक है, या उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल का भी कोई टेस्ट किया। गॉट इट? तो पहले तो एक नॉर्मलिटी हो गई, फिर इंडिपेंडेंट हो गया, और फिर होमोसिडास्टिसिटी हो गई। ये तीनों, बाकी तो डेटा तो हमें मालूम है कि कंटिन्यूस पे ही अप्लाई होगा। ये चार चीजें हैं। गॉट इट? नॉर्मलिटी, इंडिपेंडेंट एंड होमोसिडास्टिसिटी। ये टेस्ट भी हमें अपने रिसर्च में लिखना चाहिए। नो बॉडी राइट्स। इंटरनेशनल रिसर्च पेपर होंगे, उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। वहां से डिसाइड होता है कि आप पैरामेट्रिक में जा रहे हैं या नॉन पैरामेट्रिक में जा रहे हैं। व्हाट इट? ओके, Yes, sir. क्लियर हुआ है? इसलिए रिसर्च मेथड बाद में लिखा जाता है रिजल्ट के। हाँ, डिजाइन पहले बना लेते हैं रिसर्च की, पर उसके अंदर के एनालिसिस क्या, कहाँ डायरेक्शन में आएगा, वो बात की चीज है। पहले से नहीं मेंशन कर देते हैं कि टी टेस्ट लगाएंगे हम। भाई टी टेस्ट नहीं लग रहा है, आप वेल टेस्ट लगाएंगे। यदि नॉन पैरामेट्रिक में चला गया, वो नॉर्मल नहीं हुआ डेटा आपका एक। समझ में आया? ठीक है, हाँ जी, फैनेंद्र। सेलू, यस सर। सभ्या। हाँ भाई, समझ में आया? रहा है सर, थोड़ा स्लो है हाँ बट यार, आ रहा है। हाँ, अपन जेंट्स को वैसे ही बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। घर पे भी तो बोलते ही नहीं है, बोलने की आदत ही छूट जाती है। हैं? क्यों भाई? आवाज नहीं ऐसे आती है? ऐसे ही बन गए हैं सर। आवाज नहीं आती है ना जेंट्स को, शांत बैठे रहते हैं। मैंने कह रहे, बोलने की बिल्कुल आदत ही छुटा दी जाती है ना। बिल्कुल मत बोलना, बक बक मत करना। क्यों? तो समझ में आ गया भाई यहाँ तक आप लोगों को? अब अपन प्रैक्टिकल करें, हैं? क्या यस बोलते हैं? चलिए अपन प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं। मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूँ, वहां प्रैक्टिकल आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, जो टी टेस्ट होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। चार क्या, हम लोग पांच ही मान लिया उसको। एक है वन सैंपल टी टेस्ट होता है, ठीक है।
एक ही सैंपल है और एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। जैसे अपन मैगी वाली बात कर रहे थे ना, मैगी नूडल्स की बात करी थी अपन ने मतलब पिछले सेशन में। तो मैगी नूडल्स में क्या था, एक गवर्नमेंट ने नॉर्म डिसाइड कर रखा है 2.25 ppm से कम होना चाहिए। एट मोस्ट जो है लेट कंटेंट जो है किसी भी खाद्य पदार्थ में, इससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, याद है? यस सर। तो वो गवर्नमेंट ने एक हमें वो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया, समझ गए? वन सैंपल टी टेस्ट में एक पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास होता है। ठीक है, तो वो मीन दिया हुआ है, हमें उसको मीन मान के चलेंगे और हमें ये डिसाइड करना है कि उससे कम है क्या। हमने जो सैंपल इकट्ठे किए 4000 5000, तो वो हमारे सैंपल हो गए। ठीक है, तो उस तरह की चीजों के लिए हम वन सैंपल टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। क्लियर? ये वन डायरेक्शनल भी हो सकता है, टू डायरेक्शनल मतलब बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है। दूसरा जो टी टेस्ट होता है वो टू सैंपल्स। अब टू सैंपल्स के अंदर बहुत सैंपल, ठीक है, तो पहले मैं टू सैंपल्स लेता हूं, उसकी कैटेगरी देखेंगे। टू सैंपल्स में जो पहला है 2.1, वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। कौन सा है? व्हाट इट? अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में भी दो हैं। सभी में हमें ध्यान रखना है कि जो एजम्पशंस हैं, 4 एजम्पशंस हैं हमारे टी टेस्ट के, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। टी टेस्ट में जो एजम्पशंस हैं, पहला एजम्पशन है नॉर्मलिटी का। जो मैंने अभी एक डिस्क्राइब किया। दूसरा एजम्पशन है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। पहले तो कंटिन्यूस डेटा मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जो है वो तो कंटिन्यूस डेटा है, डेटा पहले रहेगा, बाद में दूसरी चीजें होंगी। कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। दूसरा डेटा नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मलिटी होना चाहिए डेटा में। तीसरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सैंपल दोनों। if there are two samples it should be independent। चौथा जो होना चाहिए वो आपका होमोसेडास्टिसिटी। मतलब इसका मतलब निकलता है कांस्टेंट वेरिएंस। व्हाट इट? ये मैं सीट इसलिए डिटेल में लिख रहा हूँ, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरी पिछली शीट्स हैं वो काफी मेस्ड हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये भी करूंगा। ये सीट थोड़ा सा मैं आपके हिसाब से बना दे रहा हूँ। तो एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है। अपन इसको यही लेके चलते हैं, जब अपन देखेंगे कि हाँ ये नॉर्मलिटी में फिट नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा टेस्ट होगा, वो बात की बात है। तो अपन इसको लेके चलते हैं कि टू सैंपल में 2.1 इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। दूसरा जो टी टेस्ट होता है, सॉरी दूसरा जो टी टेस्ट होता है 2.2, वो एक होता है पीयर टी टेस्ट, ठीक है। टू सैंपल्स में जो एक तो इंडिपेंडेंट हुआ, एक हुआ पीयर।
और तीसरा जो होता है वो होता है कोरिलेशन टी टेस्ट। समझ में आ गया? अब कहाँ कौन सा यूज होता है वो अपन देखेंगे वन बाय वन। अंडरस्टैंड? कितने टी टेस्ट हुए? 3 तो ये हो गए और एक ये हो गया, 4 हुए। ठीक है, चलिए अपन आते हैं एक सैंपल पे। मैं सैंपल उठाता हूँ वाइन क्वालिटी। ठीक है, वाइन क्वालिटी सैंपल ले रहा हूँ मैं, इसी को कॉपी करता हूँ, वहां ले लेता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया WQ, क्योंकि इसमें कॉमा सेपरेटेड नहीं है तो मुझे कॉलन कॉलन में सेमी कॉलन से सेपरेट हुआ है पूरा डेटा। तो यदि मैं इसको रीड करता हूँ बिना इसके, जैसे कि हम जनरली करते हैं, तो देखिएगा मेरे पास एक ही वेरिएबल आ रहा है और डेटा बड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो इसमें जो सेपरेशन है वो सेमी कॉलन से है, तो मुझे सेपरेटर यहाँ पे रखना पड़ता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ 12 वेरिएबल दिखते हैं। दिख रहे हैं 12 वेरिएबल? ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। अब यहाँ देखिए जो ये वाइन फाइल क्वालिटी, आपकी, सॉरी आपकी फाइल रखी कहाँ है सर? ये मेरे इसी फोल्डर में है, जो इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस का प्रोजेक्ट है वहीं मैंने रखी है इसको। अच्छा। है ना? तो ये भी मैं शेयर करूंगा आपसे। तो यहाँ देखिए कि जो वाइन के जो वाइन में जो कंटेंट होते हैं, जो भी उसके कंपोजिशन होता है, वो उसके भी एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स फिक्स करती है। जैसे फिक्स्ड एसिडिटी कितनी होनी चाहिए, वोलेटाइल एसिडिटी कितनी होनी, साइट्रिक एसिड कितना होना चाहिए, रेसिडुअल शुगर कितनी होनी चाहिए, क्लोराइड्स कितना है, फ्री सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, टोटल सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, डेंसिटी क्या है, पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, देन सल्फेट्स कितना है, अल्कोहल कितना है, क्वालिटी फिर उस वाइन की क्वालिटी तो इन सब चीजों से मिलके बनती। तो 6 नंबर क्वालिटी है, 5 नंबर क्वालिटी है, 9 नंबर क्वालिटी है, 3rd नंबर क्वालिटी की वाइन है। व्हाट इट? समझ में आ रहा है? डेटा पॉइंट समझ में आया आपको? डेटा क्या है? यस। अब हम इसमें जो पहला नल हाइपोथेसिस में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन की हम बात करते हैं पहला। सो यहां में फिक्स एसिडिटी को यदि लेके चलूं, ये मेरा स्टेटमेंट है कि वो वाइन के सैंपल्स लिए हैं हमने। कितने लिए? 4,898 सैंपल्स लिए हैं सब जगह से, है ना? कुछ कंप्लेंट आई या जो भी है वो लोग चेक करते रहते हैं रेगुलेटरी डिपार्टमेंट वाले। व्हाइट वाइन और रेड वाइन जो होती है, व्हाइट वाइन के सैंपल लिए और उसमें वो चेक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर ब्रांड, और उसमें चेक कर रहे हैं ये कंटेंट। और गवर्नमेंट का नॉर्म जो है वो है कि जो फिक्स एसिडिटी होना चाहिए वो 6.10 होना चाहिए। व्हाइट वाइन कितनी होना चाहिए? 6.10 एट मोस्ट। तो यदि हम यह बात करें कि फिक्स्ड एसिडिटी should be 8 most 6.10 unit. What it?
समझ में आ रहा है आपको इधर भाई फैनेंद्र? यस सर। अब इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा बता। Six null hypothesis at most greater than 6.10. See, null hypothesis is lesser than or equal to 6.10. करेक्ट, लेसर देन इक्वल टू 6.10, यही होगा ना? ओके, समझ में आ गया कि नहीं? Yes. So fixed acidity is less than and equal to 6.10, यही आया? करेक्ट। अब ये कौन सी हाइपोथेसिस हो गई? डायरेक्शनल हुई या टू टेल हुई? ये टू टेल होगा ना? क्यों? लेस देन, लेस देन और इक्वल टू? हाँ, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन टेल होती है। हम तो एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन 6.10. H1 समझ में आ गई? अब ग्रेटर देन सिंबल का जो एरो है वो किस तरफ वो करता है? लेफ्ट या राइट में? ये ग्रेटर देन सिंबल है, राइट साइड बताता है। हाँ, तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन आएगा कहाँ आएगा? राइट साइड आएगा। राइट टेल टेस्ट हुआ? यस सर। Got it? Understand? Yeah. मतलब 6.10 से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट होगी ना नल हाइपोथेसिस। रिजेक्शन रीजन कहाँ आएगा? राइट साइड आएगा। करेक्ट। तो सीधा सा चीज यहाँ समझ में आ गया कि हाँ यार ये राइट टेल है, राइट साइड में रिजेक्शन रीजन आना चाहिए इसके। Got it? हाँ जी, ये मैं बता देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। ये दिख रहा है, इस तरफ आएगा ना राइट टेल रिजेक्शन रीजन, क्योंकि 6.10 इधर है और आपका मीन यदि इस रेंज में कहीं हुआ तो एक्सेप्ट होगा और इससे ज्यादा हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? या। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। अब फिक्स्ड एसिडिटी जो है, क्योंकि वन सैंपल टी टेस्ट है, पहला एजम्पशन क्या है हमारा? कंटिन्यूअस डेटा। तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑर्डिनल स्केल तो नहीं है 1 2 3 4 5 है कंटिन्यूअस डेटा। तो देख के कैसे समझ आता है कंटिन्यूअस है? आप एक काम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस के लिए आप यूनिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक वाइन क्वालिटी डॉलर फिक्स्ड एसिडिटी, कितनी यूनिक वैल्यूज आ रही हैं देखिए, बहुत सारी यूनिक वैल्यूज हैं। 66 5-10 तो है नहीं।
है ना। तो लॉट्स ऑफ यूनिक वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस डेटा है। व्हाट है, 3 4 5 होती तो हम मान लेते कि ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है, डिस्क्रीट। अंडरस्टैंड? हाँ जी। ओके। अब सबसे पहली चीज तो हमें चेक करना है, कंटिन्यूटी तो पता चली गई यूनिक वैल्यू से, ठीक है। सेकंड चीज हम चेक करेंगे नॉर्मलिटी। क्या चेक करना है हमें? नॉर्मलिटी। तो इसके 2 3 तरीके हैं। आप हिस्टोग्राम बनाओ। चेक करना रहता है, जरूरी नहीं हम टेस्ट करें। देखिएगा कैसा दिख रहा है, और चाहे तो आप इसकी स्क्यूनेस देख सकते। 2 3 तरीके। स्क्यूनेस जो है वो साइक लाइब्रेरी का फंक्शन है, तो हमें साइक लाइब्रेरी रन करना पड़ेगा। कितना आ रहा है स्क्यूनेस? कितना? 0.6, 0.5 से ज्यादा है। 0.5 से ज्यादा है मतलब स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड डेटा, ठीक है। अंडरस्टैंड? और पॉजिटिव स्क्यूड है तो मैं बॉक्स प्लॉट बना के देखता हूँ कि इसमें कुछ आउटलायर्स हैं कि नहीं है। बाप रे बाप, है बहुत सारे। बहुत सारे। मैं आउटलायर हटाऊंगा तो मेरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सैंपल लिया हुआ उसमें मेजर करा हुआ है, तो आउटलायर को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। अब हम सेफ्रियो टेस्ट से कंफर्म करेंगे कि ये डेटा नॉर्मल है या नहीं। अब हमें टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें इन चीजों से क्लियर नहीं हो पा रहा है। व्हाट इट, हमने जो टेक्निक हमारी लगा ली, तो उससे यदि हमें कंफ्यूजन होता है तभी आप टेस्ट करेंगे ना उसको। उससे क्लियर हो जाता तो हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो सेफ्रियो टेस्ट हम करेंगे। सेफ्रियो टेस्ट में यदि वैल्यू 0.05 से ज्यादा आती है तो नॉर्मल है, और 0.05 से कम होगी तो नॉर्मल नहीं है। तो क्या दे रहा है सेफ्रियो टेस्ट? पी वैल्यू क्या आ रही है देखिए आप, 0.05 से कम है सर। 0.05 से कम है, 2.2 इंटू 10⁻16। इसका मतलब हुआ 2.2 डिवाइडेड बाय 10⁻16। तो कितने सारे जीरो आएंगे पहले पॉइंट के बाद? समझ रहे? सर ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं यार, चलिए बता दें। ये जो वैल्यू है ना 2.2 e⁻⁻16, ये जो e⁻⁻16 है, इसका मतलब है 2.2 इंटू 10⁻⁻16। समझ में आ गया? यस सर। तो 2.2, और जब माइनस में पावर है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻6 में। अब से 16 जीरो मुझे इसके पहले लगाना। अंडरस्टैंड? तो एक तो यह है पॉइंट के पहले, तो 15 जीरो लगाऊंगा तो 0.00000000000000002।
ये वैल्यू समझ में आए क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ये 0.5 से 0.05 से छोटी है बड़ी है? छोटी है। छोटी है। तो सेफ्रियो टेस्ट में ये ध्यान रखना है, यदि हमारी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो ही नॉर्मल होगा डेटा, उससे कम होगी तो नॉर्मल नहीं। तो ये ठीक है, नॉर्मल डेटा नहीं है मतलब, ये नॉर्मल डेटा नहीं। तो हम इस पे पैरामीट्रिक नहीं लगा सकते। हाँ, पैरामीट्रिक नहीं है। ओके। ये बहुत सी चीजें होती है, लोग ध्यान ही नहीं देते इन चीजों पे, कभी चेक ही नहीं करते। उन्होंने तो उठाया और सीधा टी टेस्ट फेल मारा कि भैया टी टेस्ट लगा दिया हमने, हो गया खेल। क्या एंड उससे फर्क क्या पड़ेगा सर? टी टेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं है अगर नॉर्मल डेटा है नहीं तो हाँ, वो पूरा एप्लीकेबल रिजल्ट। नहीं, आप लगा रहे हैं तो रिजल्ट गलत रिजल्ट देगा वो आपको। आप गलत टेस्ट लगा रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? गलत ही मिलेगा ना आपको, सही रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। किसी को मलेरिया है और आप डेंगू का टेस्ट कर रहे हैं, आएगा क्या डेंगू? और मलेरिया आएगा क्या उसमें, बताएगा क्या? आपने मलेरिया की जगह डेंगू का टेस्ट कर लिया और आपको करना था मलेरिया का, वो तो नेगेटिव बताएगा, जबकि है उसको मलेरिया, आप टेस्ट ही गलत कर रहे हो। तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होते हुए रिजेक्ट हो रही होगी, रिजेक्ट होते हुए एक्सेप्ट हो रही होगी, ये चांसेस हैं, है कि नहीं? या बताइए, है? गलत टेस्ट यदि आप यूज करेंगे तो, ठीक है। समझ में आ गया भाई यहाँ तक आप लोगों को? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब जब ये नॉर्मल नहीं है तो मैं कौन सा टेस्ट लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा विल्कोस टेस्ट। बहुत से टेस्ट हैं अलग। ये लग गया विल्कोस टेस्ट, जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, कैसे लगाया मैंने, क्यों लगाया, ये मैं बताता हूँ। ये स्लाइड में आपको शेयर करूंगा, समझ में आएगा। वन सैंपल टी टेस्ट क्या आ रहा है? वन सैंपल साइन और वन सैंपल विल्कोसन टेस्ट लिखा है मैंने, दिख रहा है यहाँ आपको? नहीं, ये यहाँ मैंने वन सैंपल टी टेस्ट लिखा है पैरामेट्रिक में, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, ये है कि नहीं? दिख गया आप लोगों को? है? Yes, sir. तो ये सब्स्टिट्यूट मैंने यूज कर लिया। अंडरस्टैंड? सर बट विल्कॉक्सन ही क्यों लगाना, कोई और भी लगा सकते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? नहीं, वन सैंपल साइन भी बहुत से टेस्ट हैं नॉन पैरामेट्रिक में, तो बहुत बहुत सारे टेस्ट हैं, पर विल्कोस हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, विल्कोस ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसको रैंडमली नहीं ले लिया हमने, वो पावरफुल टेस्ट है दूसरी टेस्ट की अपेक्षा। यदि आप इसको डीप में स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ, ये टेस्ट ज्यादा करीब है टी टेस्ट। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर हमारा डेटा कंटिन्यूअस नहीं है और ऑर्डिनल है तो भी लगा तो सकते भी हैं? लगते हैं, वो हर स्केल पे लगता है, हम्म, ठीक है ना? चाहे वो पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, मतलब अपना डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी लगता है। व्हाट इट? ओके, ओके। मान लीजिए पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है,
तो कौन सा टेस्ट लगेगा? अगर पॉपुलेशन हमने मान लिया कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी, पर जो डेटा लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो भी नॉन पैरामेट्रिक ही लगेगा। करेक्ट, क्योंकि हम तो भैया हम जो टेस्ट करते हैं वो तो सैंपल पे करते हैं, पॉपुलेशन पे थोड़ी कर रहे हैं टेस्ट, है ना? तो हम तो सैंपल की नॉर्मलिटी से मतलब है, पॉपुलेशन कुछ भी हो। अंडरस्टैंड? ऐसा भी हो सकता है क्या कि अपना पॉपुलेशन डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो बट नहीं तो एक्चुअली थियोरेटिकली बात करें, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कि हमारा अगर पॉपुलेशन डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और सैंपल डेटा नॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअली जब भी हम टी टेस्ट या जो पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं उसमें दो चीजें मैडम, एक तो हम सैंपल की नॉर्मलिटी चेक करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हैं आप पॉइंट को? ये तो हम पहले से पॉपुलेशन का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम पहले से ये मान के चलते हैं, उसके अंदर है, ये मान लेते हैं कि पॉपुलेशन तो नॉर्मल है क्या, पर सैंपल की हमें चेक करना पड़ती है नॉर्मलिटी, पॉपुलेशन की तो चेक कर ही नहीं सकते हैं। ये मान लेते हैं हम, देखिए ना ये मैंने लिखा है, स्पेसिफिक assumption आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, गॉट इट? और इसी को मैंने आगे क्लियर किया है, एज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो पॉपुलेशन को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चलते हैं। ठीक है, गॉट इट? तब तो आप इन्फर कर पाएंगे ना पॉपुलेशन को, क्योंकि आप नॉर्मल सैंपल डेटा पे टेस्ट कर रहे हैं तो वो किसको इन्फर करेगा? नॉर्मल पॉपुलेशन, है ना? तभी आप इन्फर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं इन्फर कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो यह हमने विल्कोस टेस्ट लगाया, विल्कोस टेस्ट में एक ये वैल्यू आया, एक पी वैल्यू, तो हमें तो पी वैल्यू पे स्थायी रहना है। तो पी वैल्यू ये बता रहा है कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ? p value less than 2. रिजेक्ट सर। 0.05 से ज्यादा है या कम है पी वैल्यू? पहली चीज बताइए श्रेया। सर कम है तो रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे, करेक्ट। सो वी हैव रिजेक्टेड आवर नल हाइपोथेसिस। ओके, मीन्स फिक्स्ड एसिडिटी इज ग्रेटर देन 6.10। पॉइंट समझ में आ गया भाई? अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, क्लियर? जी, आप लोगों को सबको, सभ्या, शैलू, पैनेंद्र, देखिए इन्वेंशन एनालिसिस में इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी अपन ने, क्योंकि अब अपन नॉन पैरामेट्रिक में आ गए, नॉन पैरामेट्रिक में आ गए तो हमें होमोसिडास्टिसिटी का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि होमोसिडास्टिसिटी कहाँ चेक करते हैं? यदि अपन पैरामेट्रिक टेस्ट पे होते हैं तभी करते हैं ना, है ना? तो हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमने जब देखा कि नॉर्मली नहीं डेटा, तो हमारे वहीं से लाइन चेंज हो गया, ट्रैक चेंज हो गया कि हमें तो नॉन पैरामेट्रिक पे जाना है, और नॉन पैरामेट्रिक में जाना है तो फिर वहां कोई इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? अपन अब मेरे ख्याल से आज का सफिशिएंट है, और अपन देखते हैं थर्सडे के सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ अभी इमीडिएट, तो एक तो ये वाली शीट को मैं सेव कर लेता हूँ। मैं टी टेस्ट के नाम से, या टी टेस्ट तो नहीं पर इसमें विल्कोस भी ले रहे हैं, तो कुछ और नाम रखना पड़ेगा मुझे, बहुत सारी सीट्स हैं सेम नाम।
चलिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ये नाम रख दिया हाइप टेस्ट। ये मैं शेयर कर देता हूँ ड्राइव पे। पहले ये तो ऑलरेडी है वहाँ पे, बेसिक सार वाली जो सीट है वो तो है। तो ये टेस्ट डेटा और वो मैं कर देता हूँ आपको। डेटा सेट वाइन क्वालिटी, ये दो चीजें मैंने डाल दी इसमें, ठीक है। तो ये मैंने शेयर कर दिया आपको, और अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और भी टेस्ट, है ना, कि कब कौन से टेस्ट देना है, क्या है। थोड़ा सा है डेप्थ है, आपको समझ में आ जाएगा टेस्ट कब कौन सा लगता है, क्या लगता है। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, ये 4 एजम्पशन हर एक में यूज़ करना है। ये 4 एजम्पशन में फिट बैठेगा तो ही हम पैरामेट्रिक टेस्ट लेंगे, अदरवाइज हम लोग स्विच कर जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो थैंक्स एवरीवन, Thank you, sir. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.